में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, चैप्टर नंबर 2। नाम है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी के लेखक है प्रेमचंद। वह हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद ने जो बूढ़ी काकी ऐसा दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है। बूढ़ी काकी जैसे लोग जो होते हैं वह हमारे घर में ही होते हैं, हमारे घर के सदस्य ही होते हैं, हमारा घर का एक भाग होता है। बूढ़ी काकी एक यहाँ पर तो पात्र लिया है जिनके ऊपर दयनीय स्थिति है, दुख उसके ऊपर आया हुआ है। कोई उनको छेड़ रहा है, कोई उनकी प्रॉपर्टी पर नजर रखे बैठा है, कोई उसको खाना नहीं देता है, पीड़ा असह्य वेदना उनको सहन करनी पड़ती। ऐसे ही एक प्रेमचंद ने उपन्यास बूढ़ी काकी यहाँ पर लिखा हुआ है। जिन्हें अब उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते, यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। मूल कहानी बूढ़ी काकी का एक संक्षिप्त रूप हमें यहाँ पर पढ़ने में आया हुआ है, जिसको हमें समझना चाहिए। समझना तो चाहिए पर जीवन में भी उतारना चाहिए। यहाँ पर बूढ़ी काकी जो है वह जब उनकी शादी हुई, बच्चे जो हुए थे वह युवान होते हुए मर चुके। उनके पति जो थे उनका भी देहांत हुआ। बूढ़ी काकी बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उनका एक भतीजा ही था जिनको बूढ़ी काकी के पास जो संपत्ति थी उनको अपने नाम लिखनी थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। सब्ज बाग यानी दिखावा करना, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के पास जो संपत्ति थी अपने पास लेने के लिए उनको क्या दिया? सब्ज बाग, यानी दिखावा किया कि मैं आपका ध्यान रखूंगा, आपके पैसे आपके ही है, मेरे नहीं है, मैं आपका हर क्षण आपके साथ रहूंगा, आपको कोई परेशान करेगा नहीं। ये सारी बातें बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के पास बताई गई। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। बूढ़ी काकी के पास जो संपत्ति थी उनकी वार्षिक आय यानी आवक जो थी वो बहुत ज्यादा थी, फिर भी उनको 2 टंक खाने के लिए भी बहुत कठिनाई से मिलता था। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता को यह दिखाते तो वे बूढ़ी काकी की ओर सताया करते। अब बच्चे जो थे बूढ़ी काकी को सताया करते थे। क्यों? क्योंकि उनके भी माता पिता जो थे यानी बुद्धिराम जो था और उनकी पत्नी जो थी वह भी बूढ़ी काकी को सताया करते थे। इसलिए बच्चे भी यह देखकर बूढ़ी काकी को बहुत सताया करते थे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग यानी प्रेम था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। एक ही को प्रेम था, वह बुद्धिराम की छोटी लड़की जो थी लाडली, उनको बूढ़ी काकी से बहुत प्रेम स्नेह अनुराग था। लाडली अपने दोनों भाइयों से डर से अपने हिस्से की मिठाई या चपेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी के शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी। जब जब लाडली के पास कुछ भी आता था तो थोड़ा सा वह बूढ़ी काकी को देती, पर जब उसकी माँ या तो भाई देख लेते तो उसको बूढ़ी काकी को यह सहन करना पड़ता था और लाडली को मार भी खानी पड़ती थी। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। तिलक का मतलब क्या है यहाँ पर? यानी एक रस्म जो है यहाँ पर यह बताया गया है। तिलक यानी शादी का जो सगाई शादी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। मुखराम यानी बुद्धिराम का बड़ा बेटा, उसकी यह रस्म वहां पर चल रही है। उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। अब रूपा कौन है? तो रूपा बुद्धिराम की पत्नी है। वह मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध यानी व्यवस्था करने में जुड़ी हुई थी। एक में पुड़िया कचौड़ियां निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी और बूढ़ी काकी अपनी कटोरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी क्योंकि बूढ़ी काकी को 2 टाइम खाना चाहिए था।
और यहाँ पर बुद्धिराम और रूपा जो है उसको खाने के लिए तिनका भी बहुत कम देते, खाने के लिए कुछ देते नहीं थे। और यहाँ पर उत्सव चल रहा है, मुखरम का तिलक आया हुआ है और उसी टाइम यह उत्सव के समय कचौड़िया, पूड़ी और मसालेदार सब्जियां बन रही को सुगंध आ रही, वो स्मेल उसको नाकू के द्वारा अपने जिह्वा में जा रहे और उसको भूख ज्यादा लगने लगी है। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। अब गांव वालों को पता था कि बुढ़ी काकी रोती है, यानी कि उसको भूख लगी है। देखा जाए तो वो सिर्फ रोना नहीं था, क्योंकि वहां पर उसको मारा भी जाता था, सताया जाता था, इसलिए रोती थी। पर पूरे गांव को क्या पता था कि बुढ़ी काकी को जब भोजन खाना मिलता नहीं है तब वो रोने लगती है। पर अभी आज के दिन उत्सव चल रहा है और उस टाइम उसे रोना तो आया पर रो सकी नहीं, क्योंकि रोना अपशकुन माना जाता है, इसलिए बुढ़ी काकी वहां पर रोई नहीं। बुढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी, लाल लाल फूली नरम नरम होंगी, कचौड़ियां उसके सामने आने लगी और बुढ़ी काकी अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ गई। अपने कमरे में उसको स्मेल सुगंध आ रही थी और वो चल नहीं पाती थी, इसलिए वो अपने हाथों के बल पर आगे चलने लगी और जहां पर ये रसोई चल रही थी वहां जाकर कढ़ाई के पास बैठ गई। यहाँ आने पर उतना ही देर हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। कुत्ता जब प्यासा होता है, भूखा होता है, तब उनके स्वामी के पास या तो सोसाइटी में किसी के पास जाकर जीभ लबलबाकर बैठ जाता है। उसी तरह बुढ़ी काकी भी किचन रसोड़ा जहां पर था वहां जाकर वो बैठ जाती है। रूपा अपने काम में व्यस्त थी, पर जब उसकी नजर बुढ़ी काकी की ओर जाती है तो तुरंत ही बुढ़ी काकी को खींचकर उनके कमरे में रखकर बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और उसका क्रोध जो है एकदम भभक उठा था, क्रोध उसको समाया नहीं जा रहा था। बुढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, भोजन आंगन में पतले पड़ गए, मेहमान खाने लगे। वह अकड़ो बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था और लोग अभी खा रहे थे या नहीं, इतने बुढ़ी काकी रेंगती उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम को काकी को देखते हुए क्रोध से तिलमिला गए। लबलबाकर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। पहले रूपा ने उनके ऊपर क्रोध किया, बुढ़ी काकी के ऊपर। अब पंडित बुद्धिराम ने भी उसके ऊपर क्रोध करके हाथ से खींचकर बंद कमरे में उसको डाल दिया। लाली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रहे थे कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं दे देते, क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? क्योंकि लाडली तो अभी छोटी थी, उसे कुछ पता नहीं था, इसलिए लाडली को प्रेम ज्यादा था बुढ़ी काकी के ऊपर। बुढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ा लिए जाता है और पैर बार बार पत्थरों से टकराते, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटकर वो मूर्छित हो गए। ऐसा बुढ़ी काकी को मन ही मन ऐसे विचार आ रहे हैं। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। लाडली जो है जोर से बोलने लगी, काकी उठो, मैं आपके लिए पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। लाडली ने बुढ़ी काकी को हाथ में पुड़िया दी। काकी ने पूछा, क्या तेरी अम्मा ने दिया है? तो लाडली ने कहा कि नहीं, मेरी अम्मा ने यह नहीं दिया, मैं मेरे भाग का जो था वहां से थोड़ा आप बचाकर आपके पास यहाँ पर लाई हूँ। और तुरंत बुढ़ी काकी जो है जितनी पुड़िया थी वो तुरंत खाने लगी। पुड़िया खाने के बाद पूरी के ऊपर का जो भाग था नीचे पड़ा हुआ था उसको भी वो खाने लगी। फिर बाद में बुढ़ी काकी ने लाडली को कहा कि तुम मुझे वहां पर ले जा जहां पर जूठे पत्ते पड़े हो, जहां पर थोड़ा सा खाना पड़ा हो। पर लाडली तो छोटी थी, उसे कुछ पता नहीं था कि जूठा खाना कभी खाना चाहिए नहीं। पर फिर भी लाडली ने बुढ़ी काकी को हाथ में पकड़कर आगे ले गई जहां पर जूठे
बर्तन पतले पड़े थे वहां पर ले गई, और जहां पर खाना नीचे पड़ा था वहां ले जाकर बुढ़ी काकी आराम से सब कुछ खाने लगी। और रूपा सो रही थी, तुरंत जाग उठी क्योंकि लाडली वहां पर नहीं थी। देखा, दूर से देखा तो वहां पर बुढ़ी काकी नीचे पड़े हुए जूठा खाना और बर्तनों में पड़ा हुआ जूठा खाना वह आराम से खा रही थी। लाडली उसके पास में खड़ी हुई थी। भले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, उसी तरह बुढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी खाना खा रही थी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर बुढ़ी काकी की ओर बोली और उसने कंठावृत स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरे अपराध क्षमा कर दे। रूपा से अपराध कौन सा हुआ कि बुढ़ी काकी जो है, जिसके भरोसे हम यहाँ पर बैठे हुए, जिसकी संपत्ति पर हम राज कर रहे, और वही संपत्ति वाला व्यक्ति जो है जूठे बर्तन में पड़ा हुआ जूठा खाना खा रही है। और रूपा से देखा गया नहीं और कहने लगी कि मेरे से जो अपराध हुआ है वो पाप मुझे मिले, मेरे संतानों के ऊपर यह पाप जाए नहीं। और थाली में खाना सजाकर बुढ़ी काकी के पास गई। बुढ़ी काकी से कहा कि आप मुझे क्षमा कर देना और परमात्मा से कहो कि यह प्रार्थना मेरी सुन ले कि मेरे से जो अपराध हुआ वो मेरे ऊपर या तो मुझे भी क्षमा कर दे और मेरा पाप मेरे बच्चों पर कभी डाले नहीं। और बुढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सद इच्छाएं, सद यानी अच्छी इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य यानी स्वर्ग का दृश्य, यह दृश्य का आनंद लेने में निमग्न हो गई। इस तरह से बुढ़ी काकी के बारे में यहाँ पर बताया, क्योंकि बुढ़ी काकी जैसे लोग हमारे परिवार में होते ही हम उसको बहुत कष्ट देते हैं, हम उसको परेशान करते हैं, क्योंकि हम असमझ है, हमें कुछ पता है नहीं। क्योंकि आज अभी वो बूढ़ा है या तो बुढ़ी है, कल हम भी बूढ़े होंगे, हमारे बच्चे यही देख रहे तो हमारे साथ भी ऐसा ही वर्तन होगा। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हम भी सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें तो सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते रहेंगे। तो बुढ़ी काकी से यह सीख मिलती है कि हम हमारे बुढ़े माँ बाप हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, तो उसके साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करें, न कि बुरा। आज हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो कल हमारा भी आएगा और हमारे साथ भी बुरा ही होगा। आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।